So दोस्तों today we are going to move towards the next topic, that is towards independence part 2. Towards independence part 2, rather we can say that it is about cabinet mission. अब हम लोगों ने बैकग्राउंड में तो इलेबोरेटली सारी चीज़ें कवर अप करके रखी है. वी हैव सीन पॉलिटिक्स इन बिटवीन 1939 से लेके 1945. 1945 से अब 1946 तक हम लोग आ चुके हैं. वी हैव इलेबोरेटली सीन इट वॉज प्रिसाइजली इन जुलाई 1945 प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे एटली गॉट इलेक्टेड. एंड एटली का एक ही इलेक्टोरल मैनिफेस्टो वॉज देयर, और दैट मैनिफेस्टो प्रॉमिस वॉज देयर दैट सूनर और लेटर ही इज़ गोइंग टू कैरी आउट डीकोलोनाइजेशन और ही इज़ गोइंग टू एंड दी एम्पायर. इसके पीछे का बैकग्राउंड हमने देखा था कि क्या रीज़न रहे हैं. अब आगे वाले लेक्चर में भी इसकी बातें करेंगे, बिकॉज वेरी सून इंडिपेंडेंस विल बी देयर. एंड इंडिपेंडेंस का वन ऑफ द मेजर रीज़न वॉज वर्ल्ड वॉर टू ओनली. हाउएवर एटली के डिक्लेरेशन के बाद हमने ये भी देख के रखा था कि देयर वेर इलेक्शंस दैट वर कंडक्टेड इन बिटवीन दिसंबर 1945 एंड जनवरी 1946. एंड यही इलेक्शन में इट वॉज क्वाइट क्लियर कि इंडिया हैज़ बिकम कम्युनल. There was a communal division in our country, and a communal division was quite clear कि almost 90% plus vote was with Hindu vote was with Indian National Congress, 85-86% plus vote of the Muslim was with the Muslim League. So Muslim League had become true representative of Muslims, whereas Indian National Congress had indeed now become a true representative of the caste Hindus. हमने कास्ट हिंदू वर्ड का मतलब भी पहले वाले लेक्चर में देख के रखा था कि इसका मतलब बड़ा प्लेन एंड सिंपल है, दैट यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय पॉपुलेशन इन आवर कंट्री. वाई? बिकॉज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वॉज नॉट देयर. तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन विद इन हिंदू कम्युनिटी हु हैड राइट टू वोट वेयर वी कैन से ब्राह्मण क्षत्रिय और कास्ट हिंदू. एंड जब ग्राउंड लेवल पे सिनेरियोज अब ओपन अप होंगे तो इसी बैकग्राउंड में ब्रिटिशर्स वर क्वाइट ईगर टू लिव इंडिया. हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली इन जनवरी 1946 डिक्लेयर कि दे आर गोइंग टू सेंड कैबिनेट मिशन इन आवर कंट्री. उसी के ऊपर हम लोगों को सबसे पहले बातें करनी है. एंड कैबिनेट मिशन के बाद फिर ब्रिटिशर्स ने पहले आईएनए के प्रिजनर को भी रिलीज़ किया. Thereafter फिर नवंबर 1946 में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन वाज आल्सो सेंट इन आवर कंट्री. एंड फाइनली फरवरी 1947 में एटलीस्ट डिक्लेरेशन विल बी देयर. एंड यही चेन ऑफ इवेंट को अब हम लोगों को आगे बढ़ाना है. उसमें ऑब्वियसली दिस विल बी द फर्स्ट वन, दैट इज कैबिनेट मिशन. तो लेट्स जस्ट एंटर इनटू दिस वन. बस अब थोड़ा सा लेक्चर का स्पैन जो मैंने कम करके रखा हुआ है, बिकॉज अगेन आई एम नॉट गेटिंग मच टाइम टू शूट द लेक्चर. तो हाफ एन आवर में बेसिकली एट द मोस्ट आई विल बी एबल टू शूट. तो हाफ एन आवर में जितना टॉपिक होता है उतना, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी डेल्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. So let's enter into that one, but again जाने से पहले you will get access to this PPT on the Telegram channel of us, and guys you will get if you are having any kind of the doubt then feel free to ask it to me on the Instagram channel of us guys. So let's just move forward कि obviously फिर cabinet mission was sent into India in March 1946. डिक्लेरेशन जनवरी 1946 में आया था, एंड मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन वॉज देयर इन आवर कंट्री. कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो इसको कैबिनेट मिशन इसीलिए बोला जाता है बिकॉज 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर वॉज देयर, अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस एंड आफ्टर ऑब्वियसली स्टैफर्ड क्रिप्स. इफ यू रिमेंबर, स्टैफर्ड क्रिप्स वॉज द सेम पर्सन जिनके अंडर क्रिप्स मिशन भी इंडिया में आया था 1942. द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन अल्टीमेटली लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भी हम लोग पहले ही देख चुके हैं. बट ऑब्वियसली अब कैबिनेट मिशन जो इंडिया में आया हुआ है, इसके पीछे का बैकग्राउंड हमने इलैबोरेटली कवर अप करके रखा हुआ था. बैकग्राउंड वॉज प्लेन एंड सिंपल. Background was plain and simple, as I was telling you. Like basically we can say that कि constitutional deadlock, and constitutional deadlock क्यों हुआ वो हम लोगों ने elaborately देख के रखा हुआ था कि obviously there was a disagreement in between Congress and thereafter League. Congress always saw that they are the true representative of the population of India. Congress को in fact दिसंबर 1945 जनवरी 1946 का जो इलेक्शन था उसमें शॉक बैठ चुका था. कांग्रेस के लिए इट वॉज रियली वेरी हार्ड टू टेक दैट दे आर नाउ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कास्ट हिंदूज. एंड उसके पीछे का बबली पॉलिटिक्स हम लोगों ने इलैबोरेटली देख के रखा हुआ है इन प्रीवियस लेक्चर. द वे कांग्रेस डेवलप्ड इटसेल्फ फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, वी कैन से कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन रहा है, एंड वो ग्राउंड लेवल पे अब ट्रू भी होता हुआ आपको दिखाई देगा. बट फिर भी कांग्रेस अपनी रट लगा के बैठा था कि वी नीड अखंड भारत, यूनाइटेड इंडिया, एंड वी नीड द एंटायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन टू अस. बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अब मुस्लिम लीग जो है उनके पास भी तो अब इलेक्टोरल यू कैन से वोटिंग इज देयर, इनके पास भी तो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन इज देयर, and they are now the true representative of the Muslim, because out of total votes polled in the Muslim constituency we can say almost 86% मुस्लिम लोगों को मिले हुए थे, मुस्लिम लीग को मिले हुए थे. एंड मुस्लिम लीग was now claiming कि they are the sole representative of India,
एंड अगर ये दो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ नहीं आ रही है तो इट इज़ इंडीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक एंड दैट्स अ कैबिनेट मिशन वाज सेंट इनटू आवर कंट्री, जिनके ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर थे कि पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक जो आपको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कैसे प्रिवेंट करोगे, तो लेट्स बेसिकली हैव अ फॉर्मूला जिसके वजह से एक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बन पाए। कैबिनेट मिशन के ऑब्जेक्टिव जो है इसमें आपको एक चीज काफी क्लियरिंगली दिखाई देगी, दे नीदर मेंशन्ड इंडिपेंडेंस नॉर मेंशन डोमिनियन स्टेटस। इन्होंने ना इंडिपेंडेंस मेंशन करके रखा था ना डोमिनियन स्टेटस मेंशन करके रखा हुआ था। एंड ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स में अगर इन्होंने ये चीज़ मेंशन ही नहीं करके रखी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे आर गोइंग टू मेक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मूला दैट दे आर गोइंग टू गिव, इसमें अगर यही दो चीज़ें मेंशन नहीं करोगे तो इट वाज क्वाइट क्लियर कि ब्रिटिशर्स वेरी सून आर गोइंग टू लीव इंडिया। एंड इंडिया को लीव करने से पहले ब्रिटिशर्स वांटेड टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके पास पावर ट्रांसफर होके दे कैन गो अवे। इनफैक्ट अगर आपने इसका डीप पॉलिटिक्स देखा देन यू विल गेट टू नो कि इनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था कि वेरी सुन वी आर गोइंग टू लीव इंडिया and for that purpose at least gauge the mood of Indian political party and try to bring each and every political party at the table। वही नहीं आ पा रही है। 1945 से अब 1946 में हम आ चुके हैं, एटलीस्ट रेडी टू गिव इंडिपेंडेंस, बट अब इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप में देयर वाज नो कंसेंसस। एंड अगर ये कंसेंसस नहीं रहेगा तो कैसे आप एक साथ आओगे एंड कैसे फिर ब्रिटिशर्स आपको पावर ट्रांसफर करेंगे। तो अल्टीमेटली फिर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से ही फिर अल्टीमेटली वी कैन से मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव जैसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सेंट्रल सिख लीग, कृषक प्रजा पार्टी, यूनाइटेड पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, ये सारे हम पहले देख चुके थे। तो ये सभी से कैबिनेट मिशन मिला इन बिटवीन मार्च से लेके जून जुलाई 1946 एंड फाइनली जुलाई 1946 में व्हेन नो कंसेंसस हैड अराइव्ड अप टू, अल्टीमेटली फिर कैबिनेट मिशन ने अपना एक फॉर्मूला फ्लोट कर दिया। कैबिनेट मिशन का ये फॉर्मूला जो है इसमें आपको हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई तो चीज़ें दिखाई देगी एंड इसी के ऊपर आज हम लोगों को थोड़ी बहुत बातें करनी है कि एग्जैक्टली व्हाट कैबिनेट मिशन वाज ट्राइंग टू डू और व्हाट इट वाज बेसिकली ट्राइंग टू अचीव। तो लेट्स बेसिकली टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट एस्पेक्ट जो कैबिनेट मिशन ने बता के रखा था कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग बनाएंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसमें कौन कौन होगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देयर विल बी ब्रिटिश प्रोविंसेस भी इसमें रहेंगे एंड देयर विल बी इन दिस कैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश प्रोविंस एज वेल एज प्रिंसली स्टेट्स बोथ ऑफ देम वुड बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मूले में इन्होंने ये भी बता के रखा था कि अल्टीमेटली मेंबरशिप कैसे होगी। मेंबरशिप के ऊपर उनका कहना था कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के जो मेंबर है दोज विल बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस के मेंबर जो इनको हम लोगों को इनडायरेक्ट इलेक्शन से लाना है एंड प्रिंसली स्टेट जो है दे विल बी बेसिकली हैविंग देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ द नॉमिनेशन। तो दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल हैव मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोविंसेस। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब ऑब्वियसली फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ऑलरेडी हमने इलेक्शन कंडक्ट करवा के रखा है, लोगों ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्ट करके दिया है। नाउ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर विल हैव अ इलेक्शन अमंग देमसेल्फ एंड उनमें से कुछ मेंबर जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजेंगे, दैट इज हाउ इनडायरेक्ट इलेक्शन। वेयर एज इट विल बी पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी, ये जो प्रिंसली स्टेट है, ये प्रिंसली स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी दोज पीपल विल बी ऑन द नॉमिनेटेड बेसिस। सबसे पहले तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के रखी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद अल्टीमेटली दे एंटर्ड इनटू द नेक्स्ट प्रोविंसेस। इनका कहना था कि बेसिकली देयर विल बी ग्रुपिंग्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब क्या रहेंगी, तो ग्रुपिंग्स हम लोग बनाएंगे। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ग्रुपिंग्स के नाम से भी जाना गया। इनका प्लेन सिंपल प्रपोजल था कि देयर विल बी 3 ग्रुपिंग, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड आफ्टर ग्रुप सी। ग्रुप ए में सारे हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस आएंगे। हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस में उस जमाने में बॉम्बे का नाम आता था, मद्रास का नाम आता था, सेंट्रल प्रोविंस का नाम आता था, यूनाइटेड प्रोविंस का नाम आता था। इसके अलावा फिर बिहार वुड ऑल्सो बी देयर एंड बिहार के साथ अल्टीमेटली ओडिशा वुड ऑल्सो बी देयर। तो देयर विल बी दिस पर्टिकुलर ग्रुप। ग्रुप बी जो है इट विल बी एन इंटरमिक्स ऑफ सिख पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन।
जहां पे सिख एंड मुस्लिम पॉपुलेशन को मेजॉरिटी है। तो ऐसे कौन से प्रोविंसेस अवेलेबल है, तो सिंध, पंजाब एंड thereafter फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंपल। एंड thereafter ग्रुप सी जो है ये टोटली इस्लामिक डोमिनेटेड एरिया आपका रहेगा। एंड इसमें फिर कौन आएगा, तो इसमें आएगा बंगाल, असम। तो ऐसे 3 ग्रुपिंग जो है पहले इन्होंने बना दी है। तो देयर विल बी बेसिकली 3 ग्रुपिंग्स एज पर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड thereafter ग्रुप सी। फर्दर इन्होंने बता के रखा था दैट कैबिनेट मिशन टोल्ड कि अब ये जो ग्रुपिंग है इसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इनका कहना था कि पहले तो मेंबर ऑफ द ग्रुप वुड सिट ऑन द प्रोविंशियल बेसिस। प्रोविंशियल सिटिंग एक होगी। प्रोविंशियल सिटिंग का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये बेसिकली एक साथ आके बैठेगा। तो ये सारे प्रोविंसेस के जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आके बैठेंगे एंड दे आर गोइंग टू क्रिएट 2 सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक होगा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक होगा बेसिकली सेक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन। कंसिक्वेंटली प्रोविंस में एक गवर्नमेंट बनेगा, प्रोविंस में एक लेजिस्लेचर बनेगा, एंड वैसे ही सेक्शन में भी एक गवर्नमेंट बनेगा एंड सेक्शन में भी एक लेजिस्लेचर बनेगा। तो नाउ यू आर हैविंग बेसिकली 2 सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्रोविंशियल लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। प्रोविंशियल लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन जब आपने बनाया तो मैक्सिमम प्रोविंसेस पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास चली गई। प्रोविंशियल लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद इन्होंने प्रोविंस लेवल पे गवर्नमेंट एंड thereafter फिर लेजिस्लेचर बनाया। एंड thereafter अल्टीमेटली इन्होंने सेक्शनल लेवल का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड सेक्शनल लेवल के कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्शनल गवर्नमेंट एंड सेक्शनल लेजिस्लेचर भी बना दिए। तो नाउ बेसिकली एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे तो समझ में आएगा कि देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बॉम्बे एंड देन देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेक्शन ए, देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मद्रास एंड देन देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेक्शन ए, there will be constitution for central province and then there will be constitution for section A। तो पहले अपने प्रोविंसेस को मैक्सिमम पावर दे दी, बची कुची पावर जो है सेक्शन के पास आपने दे दी। तो प्रोविंशियल सिटिंग में अल्टीमेटली आपने क्या कर लिया कि एक प्रोविंशियल लेवल का एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बना लिया एंड thereafter एक सेक्शनल लेवल का क्या बना लिया आपने, एग्जीक्यूटिव एंड thereafter लेजिस्लेचर। ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होगा, सॉरी गवर्नमेंट गलती से आ गया। एंड thereafter अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ वुड सिट। ये प्रोविजन जो इनके लिए भी इंप्लीमेंट हो गए, यहाँ पे भी एक सेक्शनल एक प्रोविंशियल, यहाँ पे भी एक सेक्शनल एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिक्वेंटली गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर बनाया जाएगा। एंड thereafter ये तीनों के मेंबर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ वुड सिट एंड इनके साथ अल्टीमेटली क्या होगा, एक सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेचर क्रिएट किया जाएगा एंड कंसिक्वेंटली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वुड बी मेड। 3 पावर तो इनके पास रहेगी ही, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड thereafter फिर कम्युनिकेशन। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला में फिर आपको क्या दिखाई देता है, 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड 3 टायर लेजिस्लेचर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेक्शनल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड 3 टायर गवर्नमेंट इन्होंने बनाने की बात करके रखी थी। जब अपने प्रोविजन दिए तो इसमें कुछ कंसिक्वेंटली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन और भी ऐड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विल बी देयर, बिकॉज सारी ही पावर आपने सबसे पहले प्रोविंस को देके रखी थी, तो कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वुड बी देयर। देयरआफ्टर फिर रेसिडरी पावर की अगर हम लोग बात करें तो रेसिडरी पावर जो है ये भी अल्टीमेटली अब किसके पास रहेगी, प्रोविंसेस के पास ही रहेगी। कांग्रेस इसको भी लेटर ऑन ऑब्जेक्ट करेगा। एंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई प्रोविंसेस एंड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई प्रिंसली स्टेट, दोनों को प्रोविजन देके रखा था कि 5 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड 10 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू वांट यू कैन कम आउट ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो अगर आपको ये अरेंजमेंट से बाहर आना है तो देयर विल बी रिव्यू 5 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड 10 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिंसली स्टेट को ये तक प्रोमिसेस देके रखे थे कि इफ यू डू नॉट एग्री विद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आप डायरेक्टली बातें करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ आपका एक सेपरेट एग्रीमेंट जो हम लोग बनाएंगे। इनफैक्ट कैबिनेट मिशन जब इंडिया में आया हुआ था मार्च से लेके जुलाई 1946 के बीच में, दे मेट विथ ईच एंड एवरी एंटिटी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, प्रोविंशियल पॉलिटिकल पार्टी, प्रिंसली स्टेट, सभी के रिप्रेजेंटेटिव से ये मिले हुए हैं। एंड सभी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के बाद दिस इज द मोस्ट लॉजिकल फॉर्मूला दे कुड कम आउट। कैबिनेट मिशन का कहना था कि इंडिया के हर एक सेक्शन को अपनी मांगे आगे रखनी है। द डिमांड ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन हैज टू बी एनफोर्स एज पर दैट पर्टिकुलर सेक्शन।
एंड इफ दैट इज द सिनेरियो देन एग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं है ना. दिस इज द बेस्ट दैट वी आर एबल टू गिव टू इंडियन कि एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप आके एक साथ बैठो. एंड बैठने के बाद यू क्रिएट सेक्शनल प्रोविंशियल एंड देयर आफ्टर व्हाट देन सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन. कंसिक्वेंटली सेंटर वीक रहेगा, प्रोविंसेस स्ट्रांग रहेंगे. कैबिनेट मिशन का ये प्रपोजल काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इसी की वजह से कैबिनेट मिशन के इंटेंशन क्लियर हो गए कि उन्होंने पाकिस्तान को भी क्लियरली रिजेक्ट कर दिया. एंड इन्होंने अल्टीमेटली फिर इंडिया में ये भी बोलना चालू किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट पार्टीशन. एंड दैट्स एक साथ आके बैठो, एक साथ आके प्रॉब्लम सॉल्व करो. एंड अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे तो 5 ईयर एंड 10 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी आर गिविंग यू पावर टू कैरी आउट रिविजन. एंड तब हम लोग बेसिकली फिर एक कोई सेपरेट एग्रीमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट आपका, या फिर अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं. तो कैबिनेट मिशन का यही तो ऑब्जेक्टिव था, bring each and every entity on the table, and once they are on the table then let them have discussion among themselves कि exactly ये constitutional deadlock को आगे कैसे बढ़ाना है, ख़त्म कैसे करना है. बिकॉज कांग्रेस एंड आफ्टर मुस्लिम लीग ये दोनों भी मैटर के ऊपर एग्री हो ही नहीं रहे थे ना. एंड दैट इज अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वाज क्रिएटेड बाय वी कैन से दैट कैबिनेट मिशन कि जो सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी इसमें 389 मेंबर रहेंगे. प्रोविंशियल लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, प्रिंसेस का जो है नॉमिनेशन आएगा. वैसे फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी. कॉमन सेंटर रहेंगे जिनके पास फिर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन होगा. रेसिडरी पावर अब प्रोविंसेस के पास जाएगी. कम्युनल इशू जो है वो हमेशा से ही कैसे डिसाइड किया जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ बोथ द कम्युनिटीज अलग बैठेगी अगर कोई कम्युनल इशू है तो. एंड वो अलग बैठने के बाद मेजॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन अगर वो इशू को हाँ बोल रहा है देन ही एक्सेप्ट किया जाएगा. बट मेजॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन ना बोल रहा है तो वो इशू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. एंड देयर आफ्टर फिर 3 टायर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन भी पकड़ के चलो. दैट इज समथिंग दैट वॉज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ग्रुपिंग भी मैंने आपको देके रखी है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, दिस इज अ ग्रुपिंग दैट इज गोइंग टू वर्क आउट. एंड अदर प्रोविजन एज आई टोल्ड यू कि 5 ईयर एंड देयर आफ्टर 10 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वुड बी रिविजन. प्रिंसिपल स्टेट को अगर चाहिए तो इन्होंने ये तक बोल के रखा था एज आई हैव जस्ट डिस्कस कि दे कैन हैव अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड मीनवाइल जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तब तक फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी. एंड इंटरिम गवर्नमेंट में हम लोग सारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स रखेंगे, हर एक सेक्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इंटरिम गवर्नमेंट में आएगा. तो ये प्रोविजन जो है जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन ने दिए. जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी बैकपैक के अंडर आफ्टर दे वेंट बैक बिकॉज दे वर इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 4 months एंड नो एग्रीमेंट वॉज रीच. एंड दैट्स फिर ये कैबिनेट मिशन को अब हम लोगों को आगे बढ़ाना है और इसका एक एनालिसिस हम लोगों को करना है कि सबसे पहले कैबिनेट मिशन ने ही कुछ रीज़न दे के रखे थे कि वाई दे रिजेक्टेड फुल फ्लेज पाकिस्तान. बिकॉज अभी वॉवेल मिशन तक हमको दिखाई दे रहा है कि ब्रिटिशर्स वर प्लेइंग दैट डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल. वॉवेल मिशन के टाइम पीरियड में भी हमने देखा था कि बाय डिक्लेयरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द एंटायर वॉवेल मिशन या फिर वॉवेल कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड वॉवेल हैड गिवन वीटो टू द मोहम्मद अली जिन्ना एज वेल एज मुस्लिम लीग. ये कहा जाता है एंड ये क्यों कहा जाता है, बिकॉज मुस्लिम लीग गॉट टू नो कि इफ दे प्रेस देन दे कैन कंट्रोल कांग्रेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन सपोर्ट देम बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग द कांग्रेस. एंड यही चीज़ के वजह से दैट अगली पॉलिटिक्स वी हैव सीन के अल्टीमेटली रिजल्टेड दिसंबर 1945 जनवरी 1946 में मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम वोट फॉलिंग इनटू द हैंड ऑफ द मुस्लिम लीग. ऑन दी अदर हैंड वी कैन से दैट कि कैबिनेट मिशन ने क्लियर कट मुस्लिम लीग की डिमांड को मना करके रखा था और उन्होंने सबसे पहले एक पॉलिटिकल इशू हाईलाइट किया कि इफ़ यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ द एनोमली, दिस काइंड ऑफ द एनोमली मतलब अगर आपने इंडिया में पार्टीशन करने की कोशिश की तो इंडिया में कोई बेसिकली सेग्रीगेटेड एरियाज नहीं है, मुस्लिम अलग एंड आफ्टर हिंदूज अलग, दोनों एक ही जगह पे एक ही विलेज में रह रहे हैं. एंड इन दैट कैपेसिटी अगर नॉर्थ वेस्ट एरिया की हम लोग बात करें तो 38% नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में तो ऑलमोस्ट 48% है. हाउ आर यू गोइंग टू कैरी आउट पार्टीशन? इट वुड बी अ पॉलिटिकल ब्लंडर टू क्रिएट अ रिलीजियस नेशन ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, जबकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 38 एंड 48% सॉरी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन रह रही है. उन्होंने एक सोशल रीजन पे हाईलाइट करके रखा हुआ था कि देयर आर डीप रूटेड रीजनल टाइज. Hindu and Muslim political leadership might be against each other, but people to people contact within Hindu and Muslim community is quite good.
and this deep rooted regional and cultural ties would get broken down if this kind of the partition is created. Large amount of the migration would be there, and large amount of the migration would further create an economical and administrative problem. कि ये economical and administrative problem is about settlement of the migrant, thereafter movement of the migrant, and consequently if there are diseases then obviously disease से associated problem जो है और ज़्यादा problematic हो सकते हैं. तो economical administrative problem, political problem, social problem were highlighted by the cabinet mission कि हम लोग full fledged पाकिस्तान नहीं दे रहे हैं, and full fledged पाकिस्तान ना देने की वजह से ही constituent assembly and constituent assembly का formula कि एटलीस्ट कैबिनेट मिशन का कहना था कि ये एरिया एंड देयर आफ्टर ये एरिया, दिस इज समथिंग दैट मुस्लिम लीग कैन थिंक कि ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन कम आउट एज एन इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस, एंड यही चीज़ जो है अल्टीमेटली मुस्लिम लीग को दी गई. ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर फॉर्मूला जैसे ही बाहर आया तो मुस्लिम लीग एज वेल एज कांग्रेस ने इसके अपने अपने इंटरप्रिटेशन ले लिए. कांग्रेस का कहना था कि कैबिनेट मिशन जो है उसमें अल्टीमेटली फिर जो 3 सेक्शन का जो ग्रुपिंग है इट वुड बी ऑप्शनल, बिकॉज सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है ना, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर पहले बन रही है तो 389 मेंबर आके बैठेंगे. ऑब्वियसली मेजोरिटी वुड बी विद कांग्रेस, एंड मेजोरिटी अगर कांग्रेस के हाथ में है तो ईच एंड एवरी डिसीजन विद इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी टेकन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड दे वर ऑफ द ओपिनियन कि वी विल प्रिवेंट दिस सेक्शनल ग्रुपिंग. कि उनको लगा कि ग्रुपिंग ऑप्शनल है because later on once the constituent assembly is created, Congress is obviously going to have majority because Hindus are in majority. Muslim are majority among Muslim section, not in India. India में तो Muslim minority ही है ना. And that is how ultimately Congress had decided कि they are going to scuffle up any plan for this kind of the grouping. फर्दर इनका कहना था कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब इवन ब्रिटिशर्स आर सपोर्टिंग द डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट यूनाइटेड इंडिया हैज़ टू बी देयर. एंड अल्टीमेटली अब मुस्लिम लीग के पास और वेटो नहीं होगा बिकॉज इट वॉज क्लियरली ओपनड अपली टोल्ड टू मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिना एंड इवन टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस कि हम लोग इंडिया के पार्टीशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं. एंड अगर ब्रिटिशर्स आर गिविंग अस दैट मच अमाउंट ऑफ द सपोर्ट देन वी शॉल सपोर्ट ब्रिटिशर्स. दैट वॉज द ओपिनियन ऑफ नेहरू एज वेल एज पटेल, वी कैन से दैट. एंड ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग को भी वही लग रहा था कि अगर ग्रुपिंग होती है तो ग्रुपिंग जो है वो कंपलसरी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, एंड इसकी मेजॉरिटी जो आईएनसी के पास जाएगी. अगर ग्रुपिंग आती है तो ग्रुप बी एंड देयर आफ्टर ग्रुप सी में देयर वुड बी मेजॉरिटी, एंड इन दैट कैपेसिटी 5 year या फिर 10 year आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन फोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट नेशन इन सेक्शन बी एज वेल एज सेक्शन सी.